बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर होंगे। आज फैज़ाबाद नजरसानी धरना केस के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें थी और इसके अंदर साबिक चेयरमैन पैमरा जो है उनको भी तलब किया गया था। गो के इसकी पूरी डिटेल आप लोगों के सामने आ चुकी होगी, मगर फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से हम बात कर रहे हों या पाकिस्तान के अंदर आने वाले किसी भी क्राइसिस के हवाले से बात कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर आने वाली किसी खुशखबरी के हवाले से हम बात कर रहे हो, हमारी हमेशा एक नाम है जो हमारे सामने रहता है, वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब को किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कुछ इस किस्म के सबूत इकट्ठे किए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें हमें नजर आ रहा है कि सरासर नाकामी मिल रही है। सबसे पहले तो एक और चीज है, इमरान खान साहब को लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अभी भी लोग जो फैजाबाद धरना केस के हवाले से देख रहे थे, वो इसमें खुरा तलाश कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब का क्या रोल था, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने नहीं किया, किसने उनकी हिमायत की, किसकी सपोर्ट के साथ ये सारा मामला आगे बढ़ा। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक और भी ज्यादा तजस्सुस और परेशानी इस एक बात के ऊपर होती है जो इमरान खान साहब की लीगल टीम करती है। इमरान खान साहब की लीगल टीम को डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रही हूँ कि एक ऐसे लीडर को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपने दलाइल के जरिए से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस वक्त आप लोगों के रहमो करम पे है। जो उनकी लीगल टीम की खामियां हैं, जो वो मसले मसाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, मगर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी मिसालें रखूंगी जिसके आपको अंदाजा हो सकेगा कि साइफर केस का होना या साइफर केस की कॉपी का मिल जाना या असद उमर के ऊपर आईएसआई एजेंट का इल्जाम लग जाना, या इमरान खान साहब के ऊपर ये कह देना कि उनको जेल में जहर दिया गया है, या फिर ये एक बयानिया बनाकर फैलाया जा रहा है कि इमरान खान साहब आखिर जेल के अंदर इतने खौफजदा क्यों है। एक ऐसा आदमी जिसके हवाले से पहले से ये बात सामने आ रही थी कि वो खौफ का शिकार नहीं है, मगर उसको अगर खौफ है तो किस बात का है, और इसके ऊपर मेरे पास डिटेल मौजूद है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हक पे मौजूद है, और हक पे मौजूद होने की सजा बहुत सारी हमारी बहनें भी इस वक्त जेलों के अंदर काट रही हैं। हक पर होने की सजा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जेलों के अंदर काट रहे हैं जो इमरान खान साहब के विजन को सपोर्ट कर रहे थे। और जहां तक उनके विजन की बात आई तो मेरे तक ये इत्तलात हैं कि शायद जो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इनको यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रेशर है जिसका सामना करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी, ये मेरे पास बिल्कुल मुसद्दका इत्तला है, किसी जरिए से मेरे पास ये खबर आई तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी। ये मुसद्दका नहीं है, मगर ये खबर आ रही है कि जिन 4 बच्चों से 5 बच्चों के हवाले से ये चीजें सामने आ रही हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर से एक प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है। और आप लोगों ने वो क्लिप भी देख लिया होगा कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी लम्स यूनिवर्सिटी के हमारे बच्चे हैं, ऐसी शरारतें करते रहते हैं। वो शरारत नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा जहन है, जो अपने जहन की सोच से, अपने विजन से, अपने 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 इल्म से एक सवाल है जो आपने केयर टेकर वज़ीर आज़म के सामने रख रहा है। गो कि उनके पास जवाब है या नहीं है, मगर ये कह देना कि वो शरारतें करते हैं, ये शरारत नहीं है, ये एक परेशानी है अपने फ्यूचर की, ये एक परेशानी है पाकिस्तान की, एक परेशानी है रियासत की, कि रियासत जिन लोगों के हाथों में है वो लोग क्या कर रहे हैं और इस चीज को लेके हमारी आइंदा वाली नस्ल कितनी परेशान है। तो आप इसको शरारतों का नाम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगी जो आपको अंदाजा हो सकेगा कि इमरान खान साहब को दबाने के लिए, इस एक आदमी को मिटाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैं ये चीजें आप लोगों के सामने इसलिए रखूंगी क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है, मुस्लिम उम्मा के अंदर जो एक आवाज उठी थी आफ्टर तुर्की के प्रेसिडेंट के बाद जो एक आवाज उठी थी हमारे यहाँ, वो हमारे लीडर इमरान खान साहब की थी। और जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ही तो है, बहुत सारे लीडर आते हैं, बहुत सारे लीडर चले जाते हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सियासतदान आते हैं और बहुत सारे सियासतदान चले जाते हैं। लीडर एक ही पैदा होता है, सदियों में लीडर पैदा होते हैं। एक वो लीडर था हमारा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने अवाम के अंदर ये शऊर पैदा किया था कि तुम लोगों की जिंदगी अलग है, तुम लोगों को एक अलग रियासत के तहत जीना होगा। एक वो लीडर है, गो के आज तक की जो मेरे पास चीजें इमरान खान साहब की, ये कह सकते हैं हम कि एक कायदे आज़म के बाद वो लीडर आया था जिसने, इमरान खान ने अवाम को ये शऊर दिया था कि आपको जिंदगी गुलामी में नहीं गुजारनी है, ये जिंदगी एक दफा मिलती है, इसके लिए फाइट करें, अपनी आइंदा वाली नस्लों के लिए फाइट करें, वरना तलवे चाटते हुए रह जाएंगे। अब इमरान खान, उसके विजन और उसको रोकने के लिए क्या कुछ होता रहा, ये मेरे पास कुछ डिटेल है, ये मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगी तो आपको अंदाजा होगा कि एक आदमी जिसके बारे में ये बयानिया बनाया जा रहा है कि शायद वो जेल में जाके बहुत ज्यादा खौफजदा है, तो कितना गलत किस्म का ये बयानिया। सबसे पहले आ जाते हैं जी जावेद हाशमी साहब।
जावेद हाशमी साहब वाया बठिंडा घूमते घूमते पीटीआई के पास आए थे, खान साहब के पास आए थे, उनके विजन को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर अचानक से जावेद हाशमी साहब का सो कॉल्ड ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस टॉक कर दी खान साहब के खिलाफ। फिर आयशा गुल आई, उन्होंने कई इल्जामात थे वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाए। बिल्कुल उसी तरह से मैं कहना चाहूंगी जिस तरह से फैजुल हसन चौहान को सिर्फ गुस्सा और ग्रज इस बात का था कि जब मैं जेल में था मेरे घर की दीवारें तोड़ दी गई, मगर इमरान खान साहब ने मेरा नाम नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फैजुल हसन चौहान भी है। जब मैंने इतना कुछ किया तो इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। इस ग्रज के अंदर फैजुल हसन चौहान ने जो है वो पीटीआई छोड़ दी थी, और आयशा गुल के भी यही मामला थे। फिर आ जाते हैं जी रेहाम खान से शादी होगी, खान साहब की बहुत बड़ी गलती होगी जब इन्होंने शादी की, तभी कहा जा रहा था बहुत बड़ी गलती है। मगर रेहाम खान ने जो किताब लिखी, चल के मान लेती हूँ मैं 100% वो सच होगी, 100% वो सच होगी। कितना बड़ा डेंट डाल दिया आपने, जो आपने किताब में इंकशाफात किए, कितना बड़ा डेंट डाल दिया। आपको तो इखलाकियत का मुजाहरा तब करना चाहिए था जब उनके साथ थी आप, और जो अंदर के घर के मामला थे आपके और उनके दरमियान और आपके बच्चों को लेकर इमरान खान साहब के दरमियान, वो आपने स्टोरी इसके अंदर मेंशन नहीं की है। फिर आ जाते कि जी जहांगीर तरीन आ गए, अलीम खान आ गए। अलीम खान साहब ने बड़े अजबोगरीब किस्म के इल्जाम लगाए थे पंजाब हुकूमत के हवाले से, कह सकते हैं कि उसमें सच्चाई होगी, मगर किसी को छोड़ने की एक तरीका कार होता है, एक ग्रेस होती है, आप उस ग्रेस के साथ जाते हैं। मुझे बताइए, क्या आप इमरान खान को छोड़ के गए? इमरान खान ने इस ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया? क्या उसने आपके खिलाफ इल्जामात लगा दिए? क्या उसने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? क्या उसने आपके खिलाफ जो है वो सरकारी मशीनरी को लगा दिया? फिर जहांगीर तरीन साहब के अपने मामला थे, वो अपने तौर पे नायल हुए थे, मगर जहांगीर तरीन साहब का ये मसला था कि जी शुगर के मामले पे जो है वो जहांगीर तरीन साहब से बासपुर्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी, ये कहा गया कि जी जबरदस्ती, हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत पुरानी स्टेटमेंट्स हैं खातून की, बुशरा बीबी के हवाले से, मगर इस चीज को ये कह के जोड़ देना कि जबरदस्ती खावर मानिका से तलाक दिलवा के बुशरा बीबी के साथ शादी की गई थी, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर उनके ऊपर निकाह के ऊपर निकाह का इल्जाम लगाया गया कि अभी वो इद्दत के दौरान थी तो उनके साथ निकाह कर लिया गया, वो खान साहब का मसला चल रहा था। फिर खान साहब को तोड़ने के लिए एक और हरबा आजमाया गया, वो ये था कि तोशा खाना, और हमें याद रखना चाहिए जो उनकी अरेस्ट हुआ था, वो गिरफ्तारी हुई थी, वो तोशा खाना केस के अंदर हुई थी। बाद में वो सारे केसेस थे वो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिए गए थे। फिर हमने देखा कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का मामला उठा, कहा गया कि जो फंड रेजिंग होती है वो खान साहब ने अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल की, उन्होंने अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश किया। फिर हमने देखा कि खान साहब जब नहीं रुक रहे थे तो फिर 9 मई का सानिया करा दिया गया। अब अगर खान साहब उसके अंदर गिल्टी है और ये सबूत मौजूद है तो मेरा ख्याल है कि वो सबूत कौम के पास आने चाहिए, ताकि अवाम अगर ये समझते हैं कि वो गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को, अवाम को, कौम को गुमराह कर रहे हैं, तो कौम को गुमराही से बचाने के लिए वो सबूत सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है जो 9 मई के साने की वजह बने, और जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब उनका मास्टर माइंड जो लोग थे, और वो और उनकी उनकी एक पूरी कंपेन जो चल रही थी पहले से ही ज़मान पाक के अंदर, बनी गाला के अंदर, वो रूनुमा हुई है। फिर इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया मजहबी मुनाफरत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की शान में गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया, और इस बयानिए को पनपा के, इसको फल फूल के पानी दे दिला के इमरान खान साहब के ऊपर 2 से 3 बार हमले कराए गए। और वो पहले से कह रहे थे कि मजहब का नाम लेके, मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करके मेरी जान खतरे में है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे पे हमला हुआ, वो भी हमने देखा। उस हमले के बाद 200 केसेस हुए, उसके बाद वो पेशियां भुगतने के लिए जेलों में जाते रहे। आज जेल वालों को या जेल सुपरिटेंडेंट साहब को या हमारे सिक्योरिटी के इदारों को ये याद आ गया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। जब उनकी जान को खतरा था, जब वो शील्ड्स में हसार की सूरत में जाते थे, तब ये हमारी अदालतों, तब हमारे इदारों को, तब हमारी पुलिस को, तब हमारे लोगों को नहीं अंदाजा था, तब हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्रीज को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। फिर हमने ये देखा कि खवातीन के घरों पर छापे मारे गए, कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का हर वो हरबा आजमाया गया जो हो सकता था। अब आ जाते उस एक मामले के ऊपर, खान साहब के ऊपर कश्मीर को बेचने का इल्जाम भी है। अब आ जाते इस मामले के ऊपर, इमरान खान साहब के हवाले से ये चीजें चल रही हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया भरा पड़ा इस बात से, खान साहब को स्लो पॉइजन दे दिया गया। आज उनके जो वकील हैं, वो मतलब उनकी टीम है जो लीड कर रही है लीगल वकला की, उनके अंदर है शहराज अहमद रांझा साहब हैं। वो रांझा साहब कह रहे कि नहीं जी, समझने में गलती हुई थी, इमरान खान साहब को स्लो पॉइजन नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। जान का खतरा तो होगा। एक बहुत बड़े नामवर साफी है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को खौफ है, वो उस खौफ का शिकार है कि गैर तबई मौत उनकी हो जाएगी, वो खौफ का शिकार है कि उनको जहर दे दिया जाएगा। जब एक हिस्ट्री आपके पास मौजूद हो कि टीटीज के केस के अंदर क्या हुआ, मकसूद चपड़ासी के साथ क्या हुआ,
اور اس کے علاوہ جو FIA کے انویسٹیگیٹرز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جو لوگ پریشر بلڈ کر رہے تھے ان کے اوپر، وہ پریشر افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سلو پوائزن تو ہوا، اچانک سے ہارٹ اٹیکس کہاں سے ہو گئے؟ مقصود چپڑاسی کل تک زندہ تھا، اچانک سے وہ کہاں سے مر گیا دبئی کے اندر؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ایک پوری ایک ٹیل ہے، پوری ایک ہسٹری ہے عمران خان کے پاس، اور ان کو یہ شبہ ہے، یہ شائبہ ان کے پاس ہے کہ جو جیل مینول کے حساب سے کھانا ان کے پاس آتا ہے، یہ سلو پوائزن کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک دم سے اپنا کام نہیں کرتا، ایک دم سے اٹیک نہیں کرتا۔ سلو پوائزن کام اس طرح سے کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے تھوڑی مقدار اس کی دی جاتی ہے، وہ آپ کے جسم کے اندر جانا شروع ہوتی ہے، تو وہ ایک ٹائم لیتی ہے، اس ٹائم کے بعد آپ کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جب عمران خان کو یہ پتا ہے کہ میں جن لوگوں کے شکنجے میں ہوں اس وقت، اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں چل رہی ہیں، جو بیانیہ چل رہا ہے، وہ یہی تو ہے، اس میں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اور جان ہر ایک کی قیمتی ہوتی ہے، جان ہر ایک کی قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھنے والا عمران خان ہو، کسی اسپتال میں پڑا ہوا ایک مریض ہو، یا میں اور آپ جو سن رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ہم سب کی جانیں قیمتی ہیں، خطرہ ہر ایک کو اپنی جان کا ہوتا ہے۔ اور عمران خان کے پہلے کہہ چکے ہیں، اچھا عمران خان کو بگوڑا بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو عمران خان کو اس طرح سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ ان کو سلو پوائزن دیا گیا۔ اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت تمام سہولیات ہیں، ان کو ٹی وی کی سہولت بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے، وہ خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی لیگل ٹیم کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو پریشان کرنے کے لیے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اذیت دینے کے لیے، مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے یہ خبریں گڑی جا رہی ہیں کہ ان کو سلو پوائزن دے رہا ہے، تاکہ وہ جیل کے اندر اگر وہ ایک کمفرٹیبل صورتحال میں بھی ہے ساری سہولیات ملنے کے بعد، تو ایسی خبروں کو سننے کے بعد وہ پریشان ہو جائیں، وہ جیل کا کھانا بند کر دیں، وہ حواس باختہ ہو جائیں، وہ ڈیل جو دینے کی کوشش ان کو ہو رہی ہے وہ ڈیل وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ گڑی بھی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی خبروں کو پلانٹڈ جو خبریں ہیں ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ خبریں میڈیا کے ذریعے اڈیالہ جیل کے سیل کے اندر عمران خان صاحب تک پہنچے، اور وہ پریشان ہو جائے، جیل کی روٹی وہ بند کر دے، اور پریشانی کے اندر جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کی ان خبروں پہ کوئی ہمیں کان دھرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس وقت کنٹینیوسلی، میں ہمیشہ یہ کہتی کہ ان کی لیگل ٹیم کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے خبریں ڈال دیتے ہیں ساری، اور بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہی بھی نہیں ہوتی۔ اب جیسے ان کی PTI کور کمیٹی ہے، اس کو خان صاحب نے صرف الیکشن کے حوالے سے بات چیت کا ایک مینڈیٹ دیا ہے، لیکن وہ ہر طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، یہ بھی پریشان کن ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی اوتھینٹک مصدقہ خبر آئے گی، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ان کی بہنوں کے ذریعے سے آئے گی، ان کی اہلیہ کے ذریعے سے آئے گی، کیونکہ ان کی لیگل ٹیم کے اندر ہر کوئی اپنی توتی ان کی بول رہی ہے، کوئی وکیل ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسرا وکیل دوسری بات کر رہا ہے، کوئی تیسرا وکیل ہے وہ اگریسو ہو کے تیسری بات کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو مصدقہ چیزیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں ان کے ذریعے آ سکتی ہیں، ان کے خاندانی ذرائع سے آ سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے بشریٰ بیوی کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں ان پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے اس کے اوپر 100 مصیبتیں بھی آ جائیں، اس شخص کا بچنا لازم ہوتا ہے۔ تو حق اور باطل کی جنگ ہے، مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو کیا ان کا رویہ ہوگا، کیا وہ کریں گے، کیا نہیں کریں گے، مگر آج کے ابھی تک کے جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں، اس کی جتنی اسٹرگل کو ہم جانتے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں حق اور باطل کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو خدا کرے کہ حق کی ہمیشہ غالب آتا ہے، اس بار بھی حق ہی غالب آئے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا ہی خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔